सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम सीखने वाला है एक नया टॉपिक जिसका नाम है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और इसमें कुछ फोर्सेस भी होते हैं जैसे कि टेंशन, स्प्रिंग फोर्स। इसके बारे में हम सीखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन आवर जर्नी ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है बहुत ही आसान है वैसे समझना है तो आपको। ये है कि the vector sum of all the forces acting on a body is zero, then its acceleration will be also zero। जैसे कि ये जो मार्कर है, अगर ये मार्कर पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो ये एकदम मतलब क्या कहेंगे आप, ये रेस्ट में रहेगा। अगर फोर्स लगेगा तभी तो मोशन में जाएगा, देखिए मोशन है। वैसे ये तो अलग बात है कि ये नीचे आ रहा है क्योंकि ग्रेविटेशनल टॉर्क लग रहा है, ये अलग बात है। तो यही है बात, अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक ऑब्जेक्ट पे तो वो एक्सेलरेट डेफिनेटली नहीं करेगा क्योंकि F इक्वल्स टू ma। ये इक्वेशन जो है, F फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। सो फोर्स अगर नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, जीरो जीरो, सो दोनों ही जीरो रह जाएंगे। तो ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। आपको तो ये पता ही होगा, क्लास 11 के स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा। आपको तो पता ही होगा कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। काइनेमेटिक्स मतलब क्या, मतलब आपको पढ़ना है कि एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। लेकिन वो वेलोसिटी क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक फोर्स की वजह से हुआ। तो फोर्स के बारे में आपको स्टडी करना है तो उसको कहते हैं काइनेटिक्स। और अगर आपको सिर्फ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट मतलब इन सब को अगर स्टडी करना है तो उस ब्रांच को कहते हैं काइनेमेटिक्स। और सिर्फ फोर्स के बारे में अगर क्या स्टडी करना है उसको काइनेटिक्स कहते हैं। ये आपको जानना ज़रूरी है। ये मैकेनिक्स के ही दो भाग है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। तो अब मैं टेंशन के बारे में बात करूँगा। ये टेंशन क्या है, ये वैसे वो टेंशन नहीं है जो एग्जाम के पहले होता है वो टेंशन तो एकदम ही नहीं है। सो लेट्स बिगिन विथ टेंशन। सो दिस टेंशन इज एक्चुअली द सपोज एक रस्सी खींच लो। सो ये जो रस्सी खींच रहे हो इसके रस्सी पर एक ब्लॉक लगा दो। से जो ब्लॉक लगाओगे रस्सी पर एक फोर्स लगेगा। जब आप ब्लॉक इस रस्सी पर टाई हो जाएगा तो रस्सी पर एक फोर्स लगेगा। ये रस्सी पर जो फोर्स लगता है उसको ही हम टेंशन कहते हैं। ये रस्सी मतलब स्ट्रिंग, द फोर्स इन द स्ट्रिंग इज कॉल्ड द टेंशन। देखो ये हैंग हुआ है, अगर ऐसे होता, सिर्फ ये होता है तो इस पर टेंशन क्या होता है, ज़ीरो, क्योंकि टेंशन की कोई कुछ हैंग ही नहीं हुआ है। लेकिन जब आप हैंग करते हो कुछ एक ऑब्जेक्ट कुछ भी रस्सी पर हैंग करते हो तो उस रस्सी पर एक फोर्स लगता है जिसको हम टेंशन से डिनोट करते हैं, टेंशन। तो क्योंकि ये पूरा ब्लॉक जो है ये आइसोलेटेड है, मतलब ये पूरा मतलब क्या है, ये एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है ये ब्लॉक, तो नीचे की तरफ mg लगेगा। इसलिए ये जो है ये एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है, क्या है, एक्सेलरेशन ज़ीरो। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जो फोर्स है ऊपर वाला फोर्स नीचे के बराबर होगा। क्या है ये फोर्स, क्या ये जो है फर्स्ट लॉ, ये तो वही कहता है ना, ये ज़ीरो के बराबर होगा। तो ये अगर इन ऊपर वाला फोर्स नीचे के बराबर होगा क्योंकि ये किस में है, इक्विलिब्रियम। जब आप देखोगे कि एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है मतलब उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो ऊपर वाला फोर्स नीचे के बराबर होगा, ये याद रखना। सो T इक्वल्स टू mg होगा। अब टेंशन कैसे निकालते हैं ये आपको मैं बताता हूँ। जब भी कोई ब्लॉक होगा उसके ऑपोजिट में टेंशन लगेगा। देखो इसके ऑपोजिट में टेंशन है, मतलब यहाँ बैठ जाओ और ऊपर ऐसे लगा दो, ऊपर टेंशन लगेगा तो टेंशन तो रस्सी के ऊपर ही लगेगा, रस्सी के ऊपर। सो टेंशन ऊपर है। जैसे कि सोच लीजिए 3 ब्लॉक्स है। सो आप टेंशन कैसे बनाओगे, जब भी आपको कहेगा कि टेंशन बनाने के लिए तो अब ये टेंशन होगा एकदम ब्लॉक के ऑपोजिट। जैसे कि ये जो ब्लॉक है इसके ऑपोजिट में टेंशन बनेगा ऐसे, और इसके ऑपोजिट में ब्लॉक के सामने बनेगा, सामने ऐसे ऐसे ऐसे, इस ब्लॉक के भी सामने ऐसे, इस ब्लॉक के भी सामने ऐसे, इस ब्लॉक के भी सामने ऐसे। तो इसमें और हो, अगर और एक लगा दो, इसके ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट। सो ऐसे टेंशन कैसे बनाओगे, ब्लॉक के ऑपोजिट मतलब ऐसे, बूम, उसके मुंह के सामने ऐसे। एक और बात है, जब तक स्ट्रिंग सेम है, ये स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम। जैसे कि ये T, लेकिन ये स्ट्रिंग अलग है तो टेंशन अलग होगा। ये T1, ये T1, ये तो एक ही स्ट्रिंग है इसलिए T1। ये स्ट्रिंग अलग है तो T2, ये स्ट्रिंग अलग नहीं है तो T3। तो जब भी स्ट्रिंग अलग होगा टेंशन अलग होगा। जैसे कि इसमें T है, T1, T2, T3, T4, तो इसके डिफरेंट वैल्यूज़ निकल सकते हैं। और ये तो वैसे भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो ठीक है। टेंशन कैसे आपको निकालना है,
ये टेंशन आपको निकालना है कि ऑपोजिट निकालना है, ब्लॉक के एकदम मुंह के सामने ऐसे छतरी खोल दो, मुंह के सामने छतरी खोल दो एकदम। हाँ, तो इसके ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट ऐसे, इसके ऑपोजिट ऐसे, इसके ऑपोजिट, और जब स्ट्रिंग सेम रहेगा तो टेंशन सेम रहेगा, ये याद रखना है। तो मैंने एक और सम लिया है जिसमें एक ब्लॉक दोनों रस्सी से टंगा हुआ है, एक 30 डिग्री एंगल में और ये भी 30 डिग्री एंगल में। तो इसको आप टेंशन फाइंड करो। तो ये जो टेंशन होगा इसके ऑपोजिट होगा, जो कि है टी, जो कि है टी, इसके ऑपोजिट होगा। बहुत आसान है, ब्लॉक पर बैठो और छतरी खोल दो, तो ऐसे टेंशन टी लगेगा और टेंशन टी लगेगा। अब अगर आपने वेक्टर पढ़ा है तो कंपोनेंट्स बनाना तो आपका मतलब आ गया होगा। तो देखो इस पर टी कॉस 30 और टी साइन 30 अब मैं बना दूँ। सो ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा, और ऊपर वाला कंपोनेंट टी साइन 30, जिस जगह पर एंगल है वो आपका कॉस ले लेते हो और जिस पे नहीं है वो साइन ले लेते हो। यही तो वेक्टर का रूल है ना, कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। तो कि टी कॉस 30 और टी साइन 30, इस वाले में भी ऐसे ही करना है। और देखो ये ऑल्टरनेट एंगल होता है, ऑल्टरनेट एंगल, तो इसमें 30 हो रहा है। सो ये वाला कंपोनेंट बनेगा टी कॉस 30 डिग्री और ये ऊपर वाला कंपोनेंट बनेगा टी। तो कंपोनेंट सारे बना दिए हैं, टी साइन 30, ये टी कॉस 30, ये टी साइन 30, टी साइन 30, टी कॉस 30, और ये सारे कंपोनेंट्स मैंने बना दिए। अब दिखाता हूँ ये टेंशन कैसे फाइंड करेंगे। सो इस ब्लॉक को आप पॉइंट में पकड़ लीजिए और ऊपर लग रहा है बहुत सारे फोर्स लिख लीजिए जो ऊपर लग रहा है। तो ये होगा ऊपर टी साइन 30, नीचे इस डायरेक्शन में होगा टी कॉस 30 और टी कॉस 30, नीचे 2g, क्योंकि ये मास इसके नीचे तो ग्रेविटी लगेगा ही ना, वेट 2g का। सब टेंशन निकालने के लिए आपको अब बहुत सारे उपाय निकाल सकते हैं टेंशन फाइंड करने के लिए, क्योंकि यह है 2t साइन 30 इक्वल्स टू 2g होगा। तो इससे आप टेंशन फाइंड कर सकते हो। देखो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, सो 2t इंटू 1/2 मतलब 2 कैंसिल आउट। सो और देखो 2g, g का वैल्यू होता है 10 न्यूटन, सो 2t इक्वल्स टू 20 न्यूटन, टी आपका 20 न्यूटन लिख रहा है। सो ऐसे ही आप कंपोनेंट्स निकाल सकते हो। ऐसे अगर ब्लॉक दो स्ट्रिंग से लगा हो तो ये टेंशन है। टेंशन होता है स्ट्रिंग में जो फोर्स लगता है, तो वही टेंशन है। ब्लॉक के अपोजिट में स्ट्रिंग लगता है, मतलब स्ट्रिंग फोर्स लगता है। स्ट्रिंग फोर्स को ही आप टेंशन कहते हो वैसे दो पकड़ने से। अब स्प्रिंग फोर्स क्या होता है वो देखते हैं। सो सपोज ये एक स्प्रिंग लगा है, सपोज ये स्प्रिंग लगा है, तो शायद अब कुछ एक्सटेंशन करो यहाँ x, इस ब्लॉक को यहाँ एक फोर्स लगाकर x यहाँ खींच लाओ। तो आप देखना अगर स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग भी आपको यहाँ खींचेगा कुछ फोर्स से। आपने फोर्स लगाया उस ब्लॉक पर और स्प्रिंग ने भी फोर्स लगाया ब्लॉक पर, ऐसे खींचोगे तो ब्लॉक पर ढैशक ऐसे चला जाएगा। तो ये जो फोर्स होता है ये क्या होता है आपको बताता हूँ। ये फोर्स जो स्प्रिंग में जो फोर्स लगाता है वो बराबर होता है नेगेटिव kx का। ये x होता है जितना आपने एक्सटेंशन किया, सपोज 2 मीटर का एक्सटेंशन किया, और ये k क्या होता है पता है, ये एक कांस्टेंट है। सो ये k का वैल्यू ये असल में डिपेंड होता है स्प्रिंग कितना बड़ा है या छोटा है। स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है k का वैल्यू। जैसे फ्रिक्शन में भी म्यू का वैल्यू डिपेंड करता है सरफेस पे सतह, वैसे ही स्प्रिंग में भी डिपेंड करता है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं इसे, इसका वैल्यू डिपेंड करता है। सपोज आपको स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 20 न्यूटन पर मीटर, इसका ये ऐसा यूनिट है जो कि न्यूटन पर मीटर है, और x आपको दिया हुआ है 2 मीटर। तो आप निकाल सकते हो -20 इंटू 2 -40 न्यूटन। सो यहाँ से लगेगा -40 न्यूटन का फोर्स। आप कुछ फोर्स से खींच रहे हो तो स्प्रिंग भी कुछ फोर्स से इधर खींचेगा। तो यही है स्प्रिंग फोर्स, जो कि स्प्रिंग में फोर्स लगता है। इसका फॉर्मूला होता है स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू द एक्सटेंशन। ये जो एक्सटेंशन आपने किया है उस एक्सटेंशन को आपको मल्टीप्लाई करना होता है इस स्प्रिंग फोर्स के कांस्टेंट से। सो आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत कुछ हो गया है। आपको मैंने टेंशन समझा दिया और स्प्रिंग कांस्टेंट भी, स्प्रिंग फोर्स भी समझा दिया। तो बाय बाय।